हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत कुमार और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं बजट पे वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने कल अपलोड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के वो पहले देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया थीम ऑफ द बजट। बजट का एजेंडा क्या था? एजेंडा था ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया। इस पर हमने विस्तार से बात की थी। हमने तीनों वर्ड्स का मतलब समझा था। फिर हमने देखा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पे ये सीलिंग लगाई गई थी कि वो 2000 से ज़्यादा रुपए का डोनेशन कैश में नहीं लेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो लोग जिनकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए है उनका जो इनकम टैक्स है, जो पहले 10% था, इसको रिड्यूस करके 5% कर दिया गया। आज की वीडियो में हम लोग जो अनाउंसमेंट किए गए हैं बजट में उसको कंटिन्यू करेंगे। सरकार ने अपने बजट डॉक्यूमेंट में इंडियन इकोनॉमी के लिए 3 मेजर चैलेंजेस मेंशन किए हैं। पहला मेजर चैलेंज है कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो अपना जो पॉलिसी रेट है उसको बढ़ा रहा है। अगर यूएस में पॉलिसी रेट बढ़ गए, वहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें यूएस में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उन्हें यूएस में अपने पैसे पे ज़्यादा ब्याज मिलेगा। ठीक, तो इससे 2 चीज़ें होंगी। पहला, हमारे यहाँ जो इनफ्लो हो रहा है फंड का वो गिर जाएगा। ठीक, और यहाँ से अभी जो प्रेजेंट में जो फंड मौजूद है इंडिया में वो भी बाहर चले जाएंगे। तो इसका फाइनल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका फाइनल कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि इंडियन इकोनॉमी में जो बाहर के जो फंड्स हैं वो कम हो जाएंगे और हमारे लिए गवर्नमेंट के लिए जो फंड होगा वो कम हो जाएगा। प्राइवेट पार्टीज़ को खर्च करने के लिए जो फंड होगा वो कम हो जाएगा। दूसरा चैलेंज ये है कि जो कमोडिटी प्राइजेज़ हैं, जो क्रूड ऑयल प्राइजेज़ हैं, उनमें काफ़ी अनसर्टेनिटी है, वो बढ़ता है घटता है। ठीक, तो इससे क्या होता है, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो सबसे पहले देखिए क्या होगा। हम लोग जो हैं इंडिया में क्रूड जो ऑयल है उसको इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ जो ऑयल का एक्सप्लोरेशन होता है वो हमारे इकोनॉमी के लिए सफिशिएंट नहीं है, सो हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ऑयल का दाम बढ़ गया तो हम जो खर्च करते हैं ऑयल को इंपोर्ट करने पे वो खर्च बढ़ जाएगा, है ना। अगर खर्च बढ़ गया तो सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। ठीक, और इसके कारण क्या होगा कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो गवर्नमेंट का जो रेटिंग है उसको कम कर देंगे। तो इससे इंडिया को कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। इंडिया को जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है लोन पे वो बढ़ जाएगा। तो हमने देखा कि ऑयल का दाम बढ़ने से क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा। अगला कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि देखिए, सारी चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट है वो तो तेल से ही चलता है। अगर ऑयल का दाम बढ़ गया तो क्या होगा, जो किराया भाड़ा है वो सब बढ़ जाएगा, है ना। ट्रेन का जो किराया है वो बढ़ जाएगा, जो बस का किराया है वो बढ़ जाएगा। और देखिए, जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, उस पर कॉस्ट बढ़ जाएगा। मतलब जो लॉजिस्टिक का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ गया तो चीज़ें महंगी होने लगेंगी और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मुद्रास्फीति हो जाएगी। तो देख रहे हैं कि एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से, केवल ऑयल का प्राइस बढ़ने से कितना नुकसान हो रहा है हमारी इकोनॉमी को। ठीक, तो ये है दूसरा चैलेंज हमारी इकोनॉमी के लिए। तीसरा चैलेंज ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो सब काफ़ी प्रोटेक्शनिस्ट होते जा रही हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो लोग अब उल्टा कर रहे हैं। वो लोग ग्लोबलाइजेशन का जो विरोध कर रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं जैसे कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सब के जो लोग हैं वो यूएस में जाके वहाँ के जॉब खा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं वो लोग कि वो अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे क्लोज करते जा रहे हैं। वो लोग जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। तो अगर यूएस जो गुड्स इंपोर्ट किया है उस पर टैरिफ अगर हाई कर देगा तो जो इंडिया से जो गुड्स इंपोर्ट होता है यूएस में, वो क्या हो जाएगा, यूएस में महंगा हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल टाटा की कोई भी गाड़ी अगर यूएस में इंपोर्ट होगी तो क्या हो जाएगा, यूएस में महंगा हो जाएगा। तो जो इंडियन गुड्स हैं उनका डिमांड घट जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इन सब चैलेंजेस के बावजूद अपना जो बजट डॉक्यूमेंट है वो ये कहता है कि इंडिया एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभर रहा है। कैसे? वो ऐसे बताता है। बजट ये कहता है कि हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो डिक्लाइन हुआ है। ये 1% ऑफ द जीडीपी से घट के
0.3% ऑफ जीडीपी हो गया है। अच्छा ये बताइए कि करंट अकाउंट डिफिसिट के डिक्लाइन होने से क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि हमारा जो इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इकोनॉमी जो है ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे ग्रोथ होने के चांस अच्छे हैं और इनसे उन्हें ज़्यादा रिटर्न प्राप्त होगा। अगला तर्क वो ये देते हैं कि हमारे यहाँ जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा है। तीसरा तर्क ये है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ा है, ये बढ़ करके 361 बिलियन तक पहुंच गया है। अच्छा, अगर हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? इसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने इम्पोर्ट्स के लिए, पैसे पे करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम लोग यूएस से कोई सामान मंगाते हैं, ठीक, तो उसके लिए हम लोग उसे रुपी तो पे करेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग पे जो रुपी है उसका वो लोग करेंगे क्या? वो लोग कहते हैं कि आप हमें डॉलर में पे कीजिए। तो डॉलर में हम उसे कब पे करेंगे? जब हमारे पास ये करेंसी होगी, है ना। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हम इंपोर्ट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा इकोनॉमी रिसालिएंट होगा बाहरी अनस्टेबिलिटी के लिए। चौथा तर्क ये दिया जा रहा है कि इंडिया में जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज कर रहे हैं और हम लोग जो प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं अपने इकोनॉमी में वो काफ़ी बदल रही हैं। इस कारण से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। और जितने भी रिपोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विच इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट विच इज़ पब्लिश्ड बाय UNCTAD और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव्स रिपोर्ट, ये किया था पब्लिश किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं। फिर से देखिए, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? UNCTAD। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये जो सारे रिपोर्ट्स हैं वो ये दिखाते हैं कि इंडिया में स्थितियाँ सुधर रही हैं, यहाँ पे कंडीशन सुधर रहे हैं, यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आ रहा है। पांचवा तर्क ये दिया जाता है कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। इंडिया जो है 9th पोजीशन से बढ़ करके 6th पोजीशन पे आ गया है मैन्युफैक्चरिंग में। इस साल के बजट में बजट मेकिंग से रिलेटेड 3 बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं। पहला रिफॉर्म यह किया गया है कि बजट को 1 फरवरी पे एडवांस कर दिया गया है। पहले बजट पेश होता था फरवरी के अंत में, इस साल क्या हुआ, इसको फरवरी के शुरू में ही पेश कर दिया गया। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, देखिए, बिल अगर जल्दी पेश होगा तो बिल पहले पास होगा, तो 1 अप्रैल से जो नया ईयर शुरू होता है इस टाइम पे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स को फंड मिल जाएगा खर्च करने के लिए। तो इससे होगा क्या कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये पैसे खर्च करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। पहले होता क्या था कि जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास होता था तब तक बारिश आ चुकी होती थी, इस कारण जो कंस्ट्रक्शन वाले काम हैं वो रुक जाते थे और बारिश खत्म होने के बाद जब काम शुरू होता था तो उसके बाद फिर समय कम बचता था। इस कारण से क्या होता था, इस कारण से वहाँ पे फिर मार्च रश होता था, मतलब जो जितने भी पैसे बचे हैं सबको जल्दी जल्दी खर्च करो, वरना क्या हो जाएगा, ये जो फंड्स एलोकेट हुए हैं उन सब स्कीम्स के लिए वो सब लैप्स हो जाएंगे। ठीक, तो फंड को लैप्स होने से बचाने के लिए जो मार्च में फंड खर्च किया जाता है इसको हम लोग कहते हैं मार्च रश। तो जो बजट को एडवांस किया गया है इससे 2 फायदे क्या होंगे? पहला फ़ायदा ये होगा कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ज़्यादा समय मिलेगा पैसे खर्च करने के लिए। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब समय ज़्यादा मिल रहा है पैसे खर्च करने के लिए तो उसका जो यूटिलाइजेशन होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। दूसरा क्या मेजर रिफॉर्म लिया गया कि दूसरा रिफॉर्म यह था कि सरकार ने रेलवे बजट को जो जनरल बजट है उसके साथ मर्ज कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो रेल मंत्रालय जो नए नए ट्रेन्स लॉन्च करता था, जो पॉपुलिस्ट मेजर्स लेता था, वो ख़त्म हो गए और हमारे यहाँ फालतू के खर्चे मिनिमाइज हो गए। तीसरा मेजर रिफॉर्म ये लिया गया कि सरकार ने प्लान और नॉन प्लान जो क्लासिफिकेशन था एक्सपेंडिचर का उसको हटा दिया। प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो स्कीम्स 5 ईयर प्लान्स के अंदर थे उन पर जो खर्च होता है उसको कहते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। तो सरकार में जो मेंटलिटी थी कि प्लान एक्सपेंडिचर जो होता है बढ़िया होता है और जो नॉन प्लान जो होता है वो ख़राब होता है, तो करते क्या थे कि इस पे जो मनी एलोकेट होती थी वो कम होता था और इस पे जो मनी एलोकेट होती थी वो ज़्यादा होता था। इस कारण से देखिए, हमने पुल तो बना दिया, तो पुल बनाने पे जो खर्चा होगा वो आएगा प्लान के अंदर, मगर इसको मेंटेनेंस करने पे जो खर्चा आएगा उसको किस में रखा गया था? नॉन प्लान के अंदर रखा गया था। तो करते क्या थे कि पुल तो बना दिया मगर उसको हम लोग मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉन प्लान के अंदर
मनी एलोकेट नहीं हुई है, तो जो पैसे खर्च हुए थे पुल बनाने पे वो बर्बाद चले जाते हैं, क्योंकि पुल टूट जाता है, उसके मेंटेनेंस के लिए खर्चा नहीं होता। इस कारण से क्या किया कि सरकार ने प्लान और नॉन प्लान क्लासिफिकेशन को हटा दिया। अब जो रिसोर्सेज एलोकेट होंगे उनका यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम होगा। अब हम लोग बारी बारी से सेक्टर वाइज बजट में जो जो अनाउंसमेंट किए गए हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसानों के लिए क्या क्या किया गया है बजट में। सरकार ने ये कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो ग्रोथ रेट है उसको हम लोग 4.1% ग्रोथ रेट को हम लोग टारगेट करेंगे इस साल। बजट में ये भी कहा गया है कि जो छोटे और मंझोले किसान हैं वो अपना 40% जो लोन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से अवेल करते हैं, उनसे लेते हैं। तो अगर सरकार इन सब कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर मजबूत कर दे तो जो किसान है उनको ज़्यादा लोन मिलेगा, किसान को लोन मिलेगा बढ़िया कम रेट पे, तो वो लोग सुसाइड कम करेंगे। तो सरकार ने क्या किया कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ जो हैं इनको मजबूत करने की कोशिश कर रही है। नाबार्ड इन सोसाइटीज़ को, इन पैक्स को कंप्यूटराइज करेगा और जो कोर बैंकिंग सिस्टम है उनसे वो उनको इंटीग्रेट करेगा। इससे क्या होगा, कोर बैंकिंग सिस्टम से अगर इन सोसाइटीज़ को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो बैंक से ज़्यादा फंड ट्रांसफ़र होगा इन सोसाइटीज़ के पास। इन सोसाइटीज़ के पास अगर ज़्यादा फंड ट्रांसफ़र होगा तो जो फार्मर हैं उनको ज़्यादा लोन मिलेगा। ठीक है, तो ये एम है सरकार का। किसानी में एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सॉइल्स हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी गिरती जा रही है। इस कारण से क्या हो रहा है कि सॉइल की क्वालिटी नीचे गिरेगी तो जो प्रोडक्शन है वो नीचे गिर जाएगा, है ना। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया कि जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पे मिनी लैब्स बनाए जाएंगे। क्यों? सॉइल टेस्टिंग करने के लिए। और ये भी प्रोविजन लाया जाएगा कि जो बस्ती में ही जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। क्यों? ताकि उन्हें सॉइल टेस्टिंग करना आ सके। देखिए, जो किसान होते हैं, जो उनके मोहल्ले में जो लोग होते हैं उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो उनके ज़्यादा रीच में होते हैं। तो अगर हम इन लोकल लोगों को रोपिन करेंगे तो सॉइल टेस्टिंग जल्दी होगा। अगला ये लिया गया है स्टेप कि सरकार स्टेट से ये अर्ज करेगी कि वो जो नॉन परेसेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको डी नोटिफाई कर दे अपने एपीएमसी एक्ट में से। देखिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो जो स्टेट्स हैं वो एपीएमसी एक्ट बनाते हैं। हर स्टेट का अलग अलग एक्ट होता है। इस एक्ट में सब जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनका नाम लिखा होता है जो कि एपीएमसी मार्केट में बेचे जाएंगे। तो अगर ये जो पेरिशेबल गुड्स हैं इनको अगर डिनोटिफाई कर दिया जाए तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो किसान हैं इन सब गुड्स को ओपन मार्केट में बेच पाएंगे। अगर ओपन मार्केट में बिकेगा तो उनका जो गुड्स है उनको ज़्यादा बढ़िया प्राइस मिलेगा, है ना। एक और काम ये किया जाएगा कि एक मॉडल लॉ लाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फ़ायदे क्या होते हैं ये बताता हूँ। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है किसान, है ना। दूसरा होता है वो कॉरपोरेट्स, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट का ले लेते हैं, वॉलमार्ट या फिर पिज़्ज़ा हट वगैरह यहाँ पे है। तो अगर ये लोग चाहेंगे कि हमें एक बेटर क्वालिटी का टमाटर चाहिए तो फार्मर से के पास वो लोग जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि भाई ये तुम सीड्स लो, ये तुम पैसे ले लो और हमें हमारी जो पसंद के जो टमाटर हैं वो तुम हमें उपजा कर दो। तो इसके लिए एक मॉडल लॉ बनाया जाएगा ताकि ऐसा जो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग है इसको प्रमोट किया जा सके। अब हम लोग देखते हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए क्या क्या प्रपोजल लिए गए हैं। बजट में ये कहा गया है कि हम लोग एक मिशन अंत्योदय लॉन्च करेंगे। इसका एम ये होगा कि ये 1 करोड़ हाउस होल्ड को, 1 करोड़ लोग नहीं, 1 करोड़ हाउस होल्ड परिवार, इसको पॉवर्टी से बाहर निकालेंगे। प्लस 50,000 जो ग्राम पंचायतें हैं उसको भी पॉवर्टी से बाहर निकालेंगे। कब तक? 2019 तक। 2019 क्या है? 2019 गांधी जी का 150वां जयंती है। फिर एक कंपोजिट इंडेक्स बनाया जाएगा जिसके द्वारा ये जो स्कीम है इसमें जो जो प्रोग्रेस हो रहे हैं उसको मॉनिटर किया जा सके। फिर इस बजट में क्या किया गया है कि जो मनरेगा स्कीम है इसके लिए जो एलोकेशन होता था इसको बढ़ा दिया गया है। इसका एलोकेशन 48,000 करोड़ कर दिया गया है। इतना रुपया मिलेगा मनरेगा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पिछले सालों में काफ़ी करप्शन होने के कारण मनरेगा में जो एसेट्स बनते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, प्लस जो फंड्स एलोकेट होते हैं मनरेगा के लिए वो लोग मिसयूज़ हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या किया सरकार ने कि एक कॉन्सेप्ट ला रही है जियो टैगिंग का। मतलब जो भी चीज़ें बनेगी, जो भी नदी नाले जो भी कुछ भी बनेंगे उसको जियो टैग किया जाएगा ताकि पता चल सके कि कहाँ पर कुआं खुदा है और कुआं अभी वहाँ पे है भी या नहीं, और इन सबको पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। इससे होगा क्या, पहले क्या होता था कि जो सरपंच हैं वो कुआं खोदते थे, ठीक है, उसके लिए फंड ले लिया, 5 लाख लिया कुआं खोदने के लिए, फिर उसको भर दिया,
उसके लिए 5 लाख ले लिया। तो ऐसा होता था। इसीलिए सरकार ने एक बार ये कहा था कि वहाँ पे लोग गड्ढे खोदते हैं और गड्ढे भरते हैं। तो मनरेगा में करप्शन कम करने के लिए जो भी एसेट बनेंगे उनको जियो टैग किया जाएगा। ग्रामीण लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट ये भी किया गया है कि वो विलेजेस जो ओपन डेफिकेशन फ्री हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी पाइप वाटर सप्लाई में। किस प्रोग्राम के अंदर? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंदर। फिर एक और इशू ये है कि हमारे जो पीआरआई जो हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हैं, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स उतने बढ़िया नहीं है, ठीक है, जिस कारण जो एसेट्स बनते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। तो सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करेगी कि वो एक प्रोग्राम लॉन्च करेगी, ह्यूमन रिसोर्स रिफॉर्म फॉर रिजल्ट। ये लॉन्च करके ह्यूमन रिसोर्स को अवेलेबल कराया जाएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। इस बजट में एक अनाउंसमेंट ये भी की गई है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर है इसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाएगा। इस स्टेटस के मिलने से फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा ये होगा कि हाउसिंग सेक्टर में अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगा। तो इसके फ़ायदे देखिए। पहला फ़ायदा क्या है? अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगे, ठीक। दूसरा फ़ायदा ये है कि ज़्यादा घर बनेंगे। अगर सप्लाई घर का ज़्यादा है तो जो घर का प्राइस है वो गिर जाएगा, घर का कॉस्ट जो है वो गिर जाएगा। अगर घर का कॉस्ट गिरेगा तो लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग मिलेगी और सरकार का जो गोल है हाउसिंग फॉर ऑल ये पूरा हो जाएगा। तो एक तीर से कई शिकार कैसे होते हैं देखा आपने। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हाउसिंग सेक्टर में जो बिल्डर्स इन्वॉल्व्ड हैं वो गवर्नमेंट टैक्स और सब्सिडी इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। प्लस अगर इस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर से मिल गया तो जो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग है वो चीप हो जाएंगी। बिल्डर्स को कम इंटरेस्ट रेट पे अब फंड मिलेगा। अगर इंटरेस्ट रेट पर कम फंड मिलेगा तो जो बिल्डर्स को एक घर बनाने में खर्च आता है वो कम हो जाएगा। अगर कॉस्ट कम हुआ तो घर का दाम कम होगा, है ना। अगर घर का दाम कम हुआ तो लोगों को सस्ता घर मिलेगा, फिर से हमें हाउसिंग फॉर ऑल मिल गया। अगला फ़ायदा ये होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट होंगी। देखिए, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है उनके लिए इंश्योरेंस में जो फंड होते हैं वो प्रेफर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फंड आते हैं इंश्योरेंस कंपनी से वो लो कॉस्ट फंड होते हैं। लो कॉस्ट फंड क्यों होते हैं? इंश्योरेंस कंपनी के पास जो भी फंड होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी होती है। जैसे कि आप बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये फ्रीडम होती है कि आपने जो पैसा जमा किया है उसे आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक शॉर्ट टर्म फंड है। मगर अगर आप कोई प्रीमियम जमा करते हैं तो वो क्या होता है? वो लॉन्ग टर्म होता है। तो ऐसे जो फंड्स होते हैं उन पे रेट कम होता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी से जो फंड आएंगी बिल्डर्स के पास वो सस्ती आएंगी, ठीक है, तो कॉस्ट कम लगेगा और हमें जो हाउसिंग है वो सस्ता हो जाएगा। इस बजट में सरकार ने अगला अनाउंसमेंट ये किया है कि वो कंपनीज़, वो एमएसएमईज़ जिनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम है उनको 30% के बजाय 25% टैक्स देना होगा। ऐसा करने के दो रीज़न है, टैक्स को कम करने के दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि इससे जो एमएसएमईज़ हैं वो ज़्यादा इनकरेज होंगे, उनके पास अब पहले से ज़्यादा फंड होगा एक्सपेंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी 40 करोड़ रुपया कमाती है, ठीक, तो इसका 25% वो दे देगी टैक्स में, बचे कितना? 30, ठीक। पहले अगर 30% टैक्स था तो कितना बचता? 30 करोड़ से कम ही बचता, है ना। तो अब क्या होगा कि कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए ज़्यादा पैसा होगा उनके पास, तो वो माइग्रेट कर पाएंगी एमएसएमई से एक फुल फ्लेज्ड कंपनी में। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि एमएसएमई से जो प्रोडक्ट जनरेट होंगे वो सस्ते होंगे। क्यों? क्योंकि एमएसएमई कंपनी को टैक्स कम देना पड़ रहा है ना। अगर टैक्स कम होगा तो चीज़ें सस्ती होंगी, चीज़ें सस्ती होंगी तो जो सेल होगा वो बढ़ जाएगा, सेल बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, है ना। तो ये था दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा ये है कि ये मोर कम्पिटिटिव बन जाएंगी। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो अच्छे से कम्पीट कर पाएंगी, ठीक है। एमएसएमईज़ को अब ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी होता क्या है कि जो एमएसएमईज़ हैं इनके पास कोई हाई एंड टेक्नोलॉजी तो होती नहीं, मगर जो एमएनसीज़ हैं उनके पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी होती हैं। ये लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और चीप प्रोडक्ट बनाते हैं। मगर जो एमएसएमई है इनके पास टेक्नोलॉजी न रहने के कारण इनके जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी महंगे ही होते हैं। अगर टैक्स कम कर दिया इनका तो ये भी अब सस्ते प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो इससे इन्हें
फ़ायदा मिलेगा, ये लोग अब मोर कम्पीट कर पाएंगे इन सब एमएनसीज से। एक और अनाउंसमेंट ये की गई कि जो सरकार ने जो मैट लगाया था इसको रिटेन रखा गया है, इसको रिमूव नहीं किया गया है, नहीं इसे रिड्यूस किया गया है। मैट क्या होता है? मैट एक एडवांस टैक्स होता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में जो हम लोग मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यूथ के लिए क्या किया गया है, पुअर के लिए क्या किया गया है, और जो फाइनेंशियल सेक्टर है और जो डिजिटल इकोनॉमी है इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो क्या हैं, वो कैसे अचीव होंगे, फिजिकल डिफिसिट पे क्या स्टैंड है सरकार का, वो कितना है, वो टारगेट्स कितने हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जो कैश ट्रांजैक्शन है उस पर 3 लाख का कैप लगा दिया गया है, मतलब कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन 3 लाख से ऊपर करेंगे तो आपको कैश में नहीं करना है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिर अभी मैंने बताया कि जो रेलवे बजट है वो जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो अगले वीडियो में हम लोग रेलवे में कौन कौन से अनाउंसमेंट किए गए हैं वो भी देखेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हमें जितना इनकरेज करेंगे हम उतना अच्छा वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।